भगत सिंह जो कि तुम्हारी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति थे, आपकी ही तरह विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन कुछ इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। जैसे इनके पिताजी सरदार किशन सिंह, इनके चाचा जी सरदार अजीत सिंह, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। परिवार में पूरा एक देशभक्ति का वातावरण था। अभी कुछ समय पूर्व जब आप लोग विद्यालय में 15 अगस्त मना रहे थे, तो हमें समय मिला एक यात्रा में जाने का। आगाज़े दोस्ती के नाम से वो यात्रा दिल्ली से चली थी, राजघाट से, और वो 3 दिवसीय यात्रा थी जो कि 14 अगस्त की रात को वाघा बॉर्डर पर पहुंची थी, अटारी बॉर्डर पर पहुंची थी। तो वहाँ पर दोनों देशों की अमन शांति के लिए मोमबत्तियाँ जलाई गई थी। तो वहाँ हमें अवसर मिला भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन के साथ कुछ समय बिताने का। वो हमारे साथ ही यात्रा में चले थे, कुरुक्षेत्र से वो शामिल हुए थे और पूरी यात्रा के दौरान वो बने रहे। और उन्हीं के साथ फिर जलियांवाले बाग की सैर करने का, यात्रा करने का, उस मिट्टी के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। तो प्रोफेसर जगमोहन से इस दौरान लगातार बातें होती रही। वो बताते हैं कि उनकी माताजी भगत सिंह की जो बहन थी, उनकी माताजी अक्सर बात करती थी भगत सिंह के बारे में, वो पूछते थे उनसे। तो वो बताती थी कि जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई लोगों के ऊपर, तो उसके बाद भगत सिंह उस घटना से बहुत व्यथित हुए और वो अपने कॉलेज से ही सीधे जलियांवाले बाग की तरफ आ गए। उस घटना के कुछ दिन बाद तो वहाँ देखते हैं चारों ओर खून बिखरा हुआ है, वो गोलियां दीवारों में लगी हुई हैं, जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है अलग अलग जगह पर। बहुत सारे आज भी निशान हैं, सुराख हैं उन गोलियों के। वो गोलियों के सुराख अगर देखें तो याद दिलाती हैं उस घटना की बर्बरता की, कि किस प्रकार से लोगों को भागने का भी अवसर नहीं दिया गया। जो कहीं किसी तरफ से भागने की भी कोशिश कर रहा था, उसको उसी तरफ से गोलियां मारी गई। कि सीधा लोगों को आतंकित करना ही उद्देश्य था, कि ताकि आगे भविष्य में भी कोई इस प्रकार के जलसे ना करे, आंदोलन ना करे। तो भगत सिंह जब जलियांवाला बाग में गए तो वहां से वो कुछ मिट्टी उठा करके लेकर के आए थे। तो प्रोफेसर जगमोहन बताते हैं कि उनकी माता जी बता रही थी कि वो हाथ में मिट्टी ला करके अपनी बहन को भी दिखाते हैं कि देखिए ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है, और वो उसे माथे से लगाते हैं। तो ये कितना बड़ा देशभक्ति का जज्बा उनके मन में रहा होगा कि विद्यार्थी जीवन में ही उनके ऐसे भाव थे। और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो भगत सिंह की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा विद्यार्थी जीवन से ही उनकी दिखाई देने लगी थी। और मात्र 23 वर्ष की अवस्था तक आते आते वो पूरे विश्व में अपना एक नाम कमा जाते हैं। पूरे भारत में तो उनका नाम था ही, पूरे विश्व में भी उनका नाम वो प्रसिद्ध होते हैं। और ये उनकी विचारधारा की बात है। क्रांतिकारी और भी बहुत सारे हुए। खुद भगत सिंह जो थे वो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। और भी क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं, जिनको कि बहुत कम आयु में, जैसे खुदीराम बोस हुए हैं, बहुत कम आयु में उनको फांसी दे दी गई। तो ऐसे और भी हुए हैं। लेकिन भगत सिंह को अगर जाना जाता है वो उनके विचारों के कारण ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने इतनी छोटी आयु में ऐसे विचार दिए कि बड़े बड़े विद्वान उस बात को मानने के लिए विवश हुए कि भगत सिंह वास्तव में ही कुछ एक अलौकिक शक्तियां लिए हुए हैं। उनकी जो विचारधारा थी वो ये चाहते थे कि देश आजाद हो, लेकिन ऐसी आजादी वो नहीं चाहते थे कि सत्ता बदले, बस सत्ता का हस्तांतरण हो, कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और उनके स्थान पर काले अंग्रेज आ जाएं। क्योंकि हमारे देश में भी शोषक वर्ग कम नहीं था, बहुत था, शोषण बहुत था।
ये अगर हम मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ें या और कुछ साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ें तो तत्कालीन समाज के बारे में जानने को मिलता है कि किस प्रकार से आम गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का शोषण होता था। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था समाज में आए जिसमें सबको समान अधिकार मिले, देश के संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो और सबका समान विकास हो। इसीलिए वो लोगों को जागरूक भी करना चाहते थे ऐसी विचारधारा के प्रति। इसके लिए उन्होंने खुद भी अध्ययन किया और उसके बाद मतलब उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, कुछ लेख लिखे। जिस उनकी डायरी है, वो एक डायरी को अगर पढ़े उनकी तो उसमें उनके विचार सामने आते हैं कि वो कैसे समाज की परिकल्पना करते थे। तो आज अगर हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि उनकी वो विचारधारा